तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की परतों को उधेड़ने वाले हैं जो जो इंसान के वजूद, उसकी सफलताओं और उसकी सबसे गहरी विफलताओं के बिल्कुल केंद्र में बैठा है। हाँ, और जिसके बारे में हर कोई बात करता है पर समझता कोई नहीं है। बिल्कुल सही कहा। आज की चर्चा का जो आधार है वो द साइलेंट ट्रुथ ऑफ कार्मिक डेस्टिनी के वे महत्वपूर्ण अंश हैं जो कर्म, भाग्य और उसके मौन सत्य को पूरी तरह से डिकोड करते हैं। ओ, ये बहुत ही दिलचस्प स्रोत सामग्री है ना? हमारा मिशन आज बहुत स्पष्ट है। हमें उस अदृश्य, उस खामोश सिस्टम को समझना है जो दुनिया के हर इंसान के जीवन को लगातार चला रहा है, और वो भी बिना किसी शोर शराबे के। हम अक्सर सुनते हैं ना, टाइम कब आएगा या कर्म का फल। हाँ, हर नुक्कड़ पर कोई ना कोई ये कहता मिल जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन आज हम इन सतही जुमलों से आगे बढ़कर इसके पीछे के उस कठोर मनोविज्ञान और फिलॉसफी को समझेंगे जो असल में घटनाओं को आकार देता है। तो चलिए आज इस बहुत ही जटिल विषय को आसान भाषा में डिकोड करते हैं। देखिए, ये विषय अपने आप में बहुत विशाल है और जिन लेखों और अध्ययनों का हमने विश्लेषण किया है उनका सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि वे कर्म को किसी रहस्यमयी या किसी जादुई शक्ति के रूप में नहीं पेश करते। मतलब कोई चमत्कार नहीं है? बिल्कुल नहीं। वो इसे एक बेहद तार्किक, एक साइलेंट सिस्टम के रूप में पेश करते हैं। ये एक ऐसा ढांचा है जो कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है, एक गणित की तरह। हाँ, जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि मानवीय व्यवहार और हमारे फैसलों के परिणाम हमेशा एक अदृश्य गणित का पालन करते हैं। ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो किसी के लिए रियायत बरते या ढोल पीट कर अपना काम करे। इसी बात से मुझे उस सबसे आम धारणा की याद आती है जिस पर हमारे आज के स्रोत बहुत गहराई से प्रहार करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि लोग एक मुहावरे के सहारे अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। अपना टाइम आएगा वाला मुहावरा। वही लोग इसे किसी कैलेंडर की तारीख मान बैठते हैं। ऐसा लगता है जैसे जैसे उन्होंने कोई लक्ष्य तय कर लिया है और अब बस एक पैसिव मोड में बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन अचानक कोई चमत्कार होगा। बिल्कुल, कि परिस्थितियां बदलेंगी और उनका वो टाइम शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारा विश्लेषण ये साफ करता है कि ये जो टाइम है ये असल में कोई तारीख या दिन नहीं होता। ये पूरी तरह से एक स्थिति या सिचुएशन होती है जो इंसान के अपने फैसलों से जन्म लेती है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। ये जो कैलेंडर वाला नजरिया है ना, ये असल में इंसान की अपनी जिम्मेदारियों से भागने की एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। साइकोलॉजिकल ट्रिक? वो कैसे? देखिए, जब हम समय को एक बाहरी शक्ति मान लेते हैं जो अचानक मेहरबान होगी, तो हम अपने आज के एक्शन से खुद को अलग कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मतलब सारा दोष समय पर डाल दो। हाँ, जबकि इन अध्ययनों का निचोड़ ये है कि सफलता या सही समय कोई लॉटरी नहीं है जो रातों रात लग जाएगी। ये एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है। संचयी प्रक्रिया। जी, संचयी प्रक्रिया। हर दिन के छोटे छोटे फैसले, आपकी आदतें, आपकी प्रतिक्रियाएं, ये सब मिलकर एक मोमेंटम बनाती हैं। और जब वो मोमेंटम एक थ्रेशोल्ड को पार करता है, एक सीमा को पार करता है, तब दुनिया को लगता है कि अरे, इस इंसान का टाइम आ गया। और यही वो बिंदु है जहां ये साइलेंट सिस्टम पूरी तरह से समझ में आने लगता है। क्योंकि जो परिणाम हम देखते हैं वे असल में सालों की उस खामोशी प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं जो बैकग्राउंड में चल रही होती है। एकदम सही। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कर्म का परिणाम अक्सर तब सामने आता है जब उसकी सबसे कम उम्मीद होती है। मतलब जब हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। हाँ, लोग अमूमन ये सोचते हैं कि कोई बड़ा कदम उठाने के तुरंत बाद उन्हें उसका नतीजा मिल जाएगा। लेकिन ये सिस्टम, जैसा कि हमने कहा, शोर मचाकर काम नहीं करता। ये खामोशी से अपना काम करता है। बिल्कुल। ये तब हिट कर है जब इंसान या तो पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका होता है या जब वो अपने गार्ड्स नीचे कर चुका होता है। उसे लगता है कि अब तो सब सेट है। और इसी खामोशी की वजह से ही मुझे लगता है कि समाज में सबसे बड़े विरोधाभास जन्म लेते हैं। एक बहुत गहरा और पुराना सवाल है जो हमेशा गूंजता है। अच्छे लोगों के संघर्ष वाला सवाल। हाँ, कि जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, जिनके इरादे सही होते हैं, उन्हें शुरुआत में इतना भयंकर संघर्ष क्यों झेलना पड़ता है? मतलब हर कदम पर रुकावट। ये एक बहुत ही आम शिकायत है। और इसके विपरीत जो लोग गलत तरीके अपनाते हैं, दूसरों का हक मारते हैं, वे अक्सर जीवन में बहुत तेजी से सफल होते हुए क्यों दिखाई देते हैं? ये वो जगह है जहां आम इंसान का इस पूरे सिस्टम से भरोसा ही उठने लगता है। मैं समझ सकती हूँ। और स्रोत सामग्री इस विरोधाभास को बहुत ही अलग नजरिए से समझाती है। अक्सर अच्छे लोगों के उस शुरुआती संघर्ष को उनकी कमजोरी या सिस्टम की नाकामी मान लिया जाता है, जो कि गलत है। पूरी तरह गलत है। असल में ये एक
टेस्ट फेज है, परीक्षा का चरण। इसे एक भट्टी की तरह बताया गया है, एक ऐसा चरण जहां इंसान के धैर्य, उसके उसूलों और उसकी मानसिक मजबूती की परीक्षा होती है। भट्टी में तपना जैसे कहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत गहरी बात उभर कर आती है कि देर होने का मतलब इनकार नहीं है। डिले डज नॉट मीन डिनायल। डिले डज नॉट मीन डिनायल, क्या बात है। इस टेस्ट फेज का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। प्रकृति या ये जो कर्म का सिस्टम है, ये किसी भी इंसान को कोई बड़ी जिम्मेदारी या स्थायी सफलता तब तक नहीं देता जब तक कि वो इंसान उसे संभालने के लायक न बन जाए। मतलब वो भट्टी असल में चरित्र का निर्माण कर रही है। हाँ, जिन लोगों को बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाता है, उनके पास उस सफलता को बनाए रखने का कैरेक्टर नहीं होता, वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है। मैं सोच रहा था कि कई बार इंसान इस टेस्ट फेज के दौरान इतना टूट जाता है कि उसे लगने लगता है कि ये कोई परीक्षा नहीं है, बल्कि उसके किसी काम की सजा मिल रही है उसे। ये बहुत स्वाभाविक है। तो इस अंतर को कैसे समझा जाए कि ये टेस्ट है या सजा? ये एक बहुत ही बारीक लाइन है। जो अध्ययन हमने देखे वे स्पष्ट करते हैं कि टेस्ट और सजा के बीच का अंतर इंसान की अपनी अवेयरनेस और उसके इंटेंट यानी इरादे में छिपा होता है। नियत में। जी, अगर नियत साफ है और फिर भी संघर्ष है तो वो एक तैयारी का चरण है। लेकिन अगर हम गलत लोगों की उस तेज सफलता की बात करें जिसे देखकर लोग अक्सर निराश होते हैं, तो वो सफलता असल में एक रेत के महल जैसी होती है। रेत का महल जो कभी भी ढह सकता है। बिल्कुल। और रेत के महल में रहने वाला इंसान हमेशा एक अनजाने डर में जीता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि कर्म कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वो कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह कोई वेंडिंग मशीन भी नहीं है कि आपने एक तरफ से अच्छे या बुरे काम का सिक्का डाला और दूसरी तरफ से तुरंत आपको उसका फल मिल गया। वेंडिंग मशीन वाली एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है। हम आजकल एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले दौर में जी रहे हैं। हमें हर चीज का रिजल्ट तुरंत चाहिए, बस एक क्लिक पर। हाँ, लेकिन ये सिस्टम अपनी गति से काम करता है। भले ही नतीजे आने में सालों लग जाएं, लेकिन जब वे आते हैं तो उनका हिसाब बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, सटीक होता है। और यही बात गलत काम करने वाले को फंसा देती है। उसे अक्सर ये भ्रम हो जाता है कि वो बच गया है, क्योंकि तुरंत कोई बिजली नहीं गिरी उसके ऊपर। हाँ, क्योंकि उसे तुरंत कोई सजा नहीं मिली। उसे लगता है कि उसके तरीके सही हैं, वो और बेखौफ हो जाता है। लेकिन असल में उस सटीक परिणाम की पूरी तैयारी बैकग्राउंड में चल रही होती है, जिसे वो देख नहीं पाता। बाप रे। अब यहाँ से ये चर्चा एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक स्तर पर पहुंचती है। इस सटीक हिसाब किताब के काम करने का तरीका बड़ा दिलचस्प बताया गया है इन लेखों में। वो 3 चरणों वाला मॉड्यूल। बिल्कुल। स्रोतों में काम के परिणाम के 3 बहुत ही स्पष्ट स्टेजेस यानी 3 चरणों का जिक्र किया गया है, और ये मॉडल इतने गहराई से इंसानी जीवन के पैटर्न से मेल खाता है कि इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। तो वो 3 चरण क्या है? ये 3 चरण हैं: वार्निंग यानी चेतावनी, फिर वेटिंग यानी इंतजार, और अंत में फाइनल हिट यानी आखिरी प्रहार। इस 3 चरणों वाले मॉडल को अगर हम डिकोड करें तो ये सच में पूरे मानवीय व्यवहार का एक आईना है। तो चलिए पहले चरण से शुरू करते हैं, वार्निंग। जो पहला चरण है वार्निंग या चेतावनी का, वो कभी भी बहुत नाटकीय नहीं होता। सिस्टम किसी को सीधे तौर पर खत्म नहीं करता। शुरुआत में वो छोटे छोटे संकेत भेजता है। किस तरह के संकेत? जैसे हो सकता है कोई काम ऐन मौके पर बिगड़ जाए, या किसी बहुत करीबी रिश्ते में अचानक दरार आ जाए, या फिर बिना किसी बाहरी कारण के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहने लगे, एक गिल्ट या डर की भावना। लेकिन इंसानी फितरत देखिए, लोग अक्सर इन चेतावनियों को पूरी तरह से नकार देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हाँ, वे इसे महज एक बुरा दिन, खराब किस्मत या किसी और की गलती मानकर अपनी उस रैशनलाइजेशन की आदत में छिप जाते हैं। वो जस्टिफाई कर लेते हैं खुद को। वो ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि शायद वे किसी गलत रास्ते पर हैं। और जब इंसान इन चेतावनियों को लगातार इग्नोर करता है, तब शुरू होता है दूसरा और सबसे खतरनाक चरण, वेटिंग पीरियड, इंतजार का चरण। हाँ, ये वेटिंग पीरियड सबसे ज्यादा भ्रामक होता है। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति लगातार वार्निंग को नजरअंदाज करता है और फिर भी उसे कोई तुरंत नुकसान नहीं होता, तो उसके अंदर एक फॉल्स कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। एक झूठा आत्मविश्वास। उसे लगने लगता है कि उसने सिस्टम को हैक कर लिया है। या फिर ये नियम उस पर लागू ही नहीं होते। वो खुद को अजेय समझने लगता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये वो समय है जब सिस्टम अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर रहा होता है। मैं इसे पढ़ते हुए सोच रहा था कि इसे एक रबर बैंड को खींचने जैसा भी कहा जा सकता है।
आप एक रबर बैंड को जितना खींचेंगे वो बाहर से उतना ही शांत और स्थिर दिखेगा, लेकिन अंदर तनाव बढ़ रहा है। गलत काम करने वाले को लगता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन असल में उस रबर बैंड के अंदर ऊर्जा और तनाव हर पल बढ़ता जा रहा है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण ट्रिगर काम करता है, अहंकार यानी ईगो। ईगो ये सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का। विश्लेषण स्पष्ट रूप से बताता है कि किसी भी इंसान के बुरे कर्मों के पतन का काउंटडाउन, उसकी उल्टी गिनती ठीक उसी पल शुरू हो जाती है जब उसका ईगो अपने पीक पर होता है, चरम पर होता है। मतलब जब वो खुद को भगवान समझने लगता है। हाँ, ईगो असल में एक अंधापन है। जब इंसान का अहंकार चरम पर होता है तो वो ये मान बैठता है कि वो समय और प्रकृति के नियमों से ऊपर उठ चुका है। वो बाकियों को कीड़ा मकोड़े समझने लगता है और हर सफलता का पूरा क्रेडिट अपनी तथाकथित महानता को देने लगता है। उसे लगता है कि उसकी चालाकी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मतलब ये ईगो ही वो अलार्म है जो सिस्टम को बताता है कि बस अब हो गया, अब इस इंसान के सीखने या सुधारने की सारी गुंजाइश खत्म हो चुकी है। सटीक बात। ईगो के पीक पर पहुंचने का मतलब ही यही है कि इंसान का रिफ्लेक्शन या आत्मचिंतन का जो मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से शटडाउन हो चुका है, उसका ज़मीर सो चुका है। और ठीक इसी बिंदु पर वो रबर बैंड छूटता है और यहीं से तीसरा चरण शुरू होता है, फाइनल हिट, आखिरी प्रहार। और ये फाइनल हिट कभी भी इंसान की उम्मीद के मुताबिक नहीं होता है ना? बिल्कुल नहीं। फाइनल हिट की सबसे बड़ी खूबी ही यह है कि ये उस वक्त और उस जगह पर प्रहार करता है जहां इंसान खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा होता है, जहां उसे लगता है कि यहां से तो मुझे कोई हिला ही नहीं सकता। हाँ, ये प्रहार इतना सटीक और इतना गहरा होता है कि किसी को संभलने का या कोई डैमेज कंट्रोल करने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान के पास तब सोचने के लिए कुछ नहीं बचता सिवाय इसके कि आखिर ये हुआ कैसे। वो सदमे में रहता है। इस फाइनल हिट के बाद जो स्थिति बनती है वो भी इस विश्लेषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब वक्त पलटता है, जब परिस्थितियां बदलती हैं, तो उसका असर कैसा होता है? बहुत भयानक होता है। हाँ, हमने अक्सर असल जीवन में भी देखा है कि जो व्यक्ति जितनी तेजी से किसी शॉर्टकट या अहंकार के बल पर ऊपर उठता है वो उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरता है। एक गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह, ग्रेविटी। हाँ, अगर आप एक एक सीढ़ी चढ़कर किसी छत पर पहुंचे हैं तो आपके पैरों की मांसपेशियां उस ऊंचाई की आधी हो चुकी हैं। आपको पता है कि बैलेंस कैसे बनाना है। और अगर गिरे भी तो ज्यादा चोट नहीं लगेगी क्योंकि आपको सीढ़ियों का पता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप किसी गलत तरीके से किसी को धोखा देकर रातों रात सीधे चोटी पर पहुंच गए हैं जी, तो वहां से जब आप गिरेंगे तो कोई सेफ्टी नेट नहीं होगा आपको बचाने के लिए। ऊंचाई से गिरने का ये सिद्धांत हमें इस बात की ओर ले जाता है कि जब कर्म का ये सिस्टम अपनी सजा मुकर्रर करता है तो वो कैसी दिखती है। ये फिल्मों में दिखाई जाने वाली किसी ड्रामेटिक घटना जैसी नहीं होती। कि अचानक आसमान टूट पड़े या कोई बड़ा धमाका हो। नहीं, स्रोत इसे साइलेंट पनिशमेंट या खामोश सजा का नाम देते हैं। खामोश सजा। और अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को समझें तो ये खामोश सजा किसी भी बाहरी या शारीरिक चोट से कई ज्यादा भयानक और गहरी होती है। ये बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, साइलेंट पनिशमेंट। क्योंकि आमतौर पर जब हम सजा शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कोई आर्थिक बर्बादी या किसी बड़े स्कैंडल की तस्वीर उभरती है कि पुलिस पकड़ कर ले गई। हाँ, या बैंक का दिवाला निकल गया। लेकिन इस खामोश सजा में इंसान के पास पैसा हो सकता है, बाहरी दुनिया के लिए रुतबा भी हो सकता है, बड़ी गाड़ियां हो सकती हैं। हाँ, लेकिन जो चीजें छिन जाती हैं वो दिखाई नहीं देती। इंसान की सबसे कीमती चीजें एक एक करके खामोशी से उसके जीवन से गायब हो जाती हैं। सबसे पहले मानसिक शांति जाती है, नींद उड़ जाती है, फिर अपने ही करीबी लोगों पर से भरोसा उठ जाता है, और अंत में इज्जत सिर्फ एक दिखावा भर रह जाता है। लोग सामने सलाम करते हैं और पीठ पीछे गालियां देते हैं। इस स्थिति की कल्पना करके ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक इंसान जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो रात को सो नहीं सकता। उसे हमेशा ये डर सताता रहता है कि कब उसका असली चेहरा दुनिया के सामने आ जाएगा। वो अपने सबसे करीबी दोस्तों या परिवार पर भी शक करने लगता है क्योंकि उसने खुद दूसरों के साथ धोखा किया है। तो उसे लगता है कि हर कोई उसके साथ भी वैसा ही करेगा। ये जो एक अदृश्य जेल है जहां इंसान खुद का ही कैदी बन जाता है, यही वो असली खामोश सजा है। बाहर से दुनिया शायद अब भी उस इंसान के लिए तालियां बजा रही हो, लेकिन अंदर से वो हर दिन टूट रहा होता है, खोखला हो रहा होता है। ये सच में खौफनाक तस्वीर है। सब कुछ होते हुए भी भीतर से पूरी तरह खाली हो जाना है। यही कर्म का असली परिणाम है। अब यहाँ एक स्वाभाविक सवाल ये उठता है कि क्या इस पूरे चक्र में
जहां हर एक्शन का एक तय रिएक्शन है, क्या कोई बचाव का रास्ता है? बचाव का रास्ता? मतलब क्या इंसान इस साइलेंट पनिशमेंट से खुद को किसी तरह बचा सकता है? क्योंकि अक्सर लोग इस डर से तरह तरह के बाहरी उपाय ढूंढने लगते हैं, शॉर्टकट तलाशते हैं कि किसी तरह इस सिस्टम को शांत कर दिया जाए, दान पुण्य कर लें या कुछ और कर लें। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि किसी बाहरी शॉर्टकट से इस सिस्टम को चकमा दिया जा सकता है। विश्लेषण बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि डैमेज कंट्रोल का कोई जादुई ताबीज या शॉर्टकट नहीं होता। तो फिर उपाय क्या है? इस पूरे चक्र में अगर कोई एक चीज है जो नुकसान को कम कर सकती है, तो वो है अवेयरनेस, यानी आत्म जागरूकता। अवेयरनेस? जी, अवेयरनेस ही वो एकमात्र ढाल है जो इंसान को ये देखने की क्षमता देती है कि वो किस रास्ते पर है। मतलब अगर व्यक्ति अवेयर है तो वो उस वार्निंग वाले पहले चरण में ही खुद को रोक सकता है। जो चेतावनी उसे मिल रही है वो उसे इग्नोर नहीं करेगा। सही मायने में अवेयरनेस का मतलब यही है। ये अपने विचारों, अपने इंटेंट और सबसे बढ़कर अपने ईगो को मॉनिटर करने की क्षमता है। खुद पर नजर रखना। हाँ, जब आप अपने अहंकार को बढ़ने से रोक लेते हैं तो आप उस ट्रिगर को ही दबाने से रोक देते हैं जो फाइनल हिट की शुरुआत करता है। वो रबड़ बैंड को और खींचना बंद कर देते हैं। बिल्कुल। अगर इंसान अपनी गलतियों को समय रहते स्वीकार कर ले और कोर्स करेक्शन कर ले, अपनी दिशा सुधार ले, तो वो उस रबर बैंड के तनाव को टूटने से पहले ही कम कर सकता है। बहुत ही गहरी बात है। अवेयरनेस केवल बाहर की चीजों को देखना नहीं है, बल्कि अपने खुद के भ्रम और अहंकार को आईना दिखाना है, खुद से सच बोलना है। और ये सबसे मुश्किल काम है। खैर, अब हम इस गहन विश्लेषण के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। इन सभी लेखों और अध्ययनों को खंगालने के बाद जो सबसे बड़ा और कड़वा सच, या कह लें कि एक लास्ट रियलिटी पंच निकलकर सामने आता है, वो ये है कि वक्त सबका आता है, लेकिन आहट नहीं होती। हाँ, समय अपनी चाल चलता है, बस किसी को उसके आने की आहट सुनाई नहीं देती। आप कह सकते हैं कि तुम्हारा टाइम आएगा जरूर, बस तुम्हें पता नहीं चलेगा। वो चुपचाप आके अपना काम कर जाएगा। ये एक ऐसा विचार है जो एक ही वक्त पर बहुत डरावना भी है और उन लोगों के लिए बहुत सुकून देने वाला भी है जो चुपचाप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। अगर हम इस पूरी चर्चा को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में समेटें, तो ये स्रोत हमें जीवन जीने का एक बहुत ही स्पष्ट और निर्मम नजरिया देते हैं। बिल्कुल। ये हमें ये समझने पर मजबूर करते हैं कि हमारे आज के छोटे छोटे फैसले किसी शून्य में नहीं जा रहे हैं। हर फैसला, हर नियत उस संचयी प्रक्रिया का हिस्सा बन रही है जो कल हमारे टाइम को आकार देगी। वो जो कैलेंडर की तारीख हम ढूंढ रहे हैं, वो आज हमारे काम से तय हो रही है। सही कहा। जो सिस्टम इतनी खामोशी से हर चीज का हिसाब रख रहा है, वो हमें ये भी सिखाता है कि अच्छाई की राह पर मिला संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो डिले है, डिनायल नहीं। हाँ, और बुराई के रास्ते पर मिली सफलता कभी अंतिम नहीं होती। ये पूरा ढांचा इंसान को और अधिक जिम्मेदार, सतर्क और जमीन से जुड़ा रहने की प्रेरणा देता है। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि कर्म या भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से तय होकर गिरती है, बल्कि हमारे ही इंटेंट्स और एक्शन का एक बेहद सटीक, साइलेंट और इनएविटेबल रिजल्ट है, जिसे टाला नहीं जा सकता। बिल्कुल, इसे टाला नहीं जा सकता, बस इसे समझा जा सकता है। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले इस विश्लेषण से एक ऐसा गहरा सवाल जन्म लेता है जो शायद हम सबको आगे बहुत सोचने पर मजबूर करेगा। वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर कर्म का ये नियम इतना ही सटीक है, अगर हर एक्शन का एक साइलेंट रिएक्शन पहले से ही एक वृहद सिस्टम में तय है, हाँ, और अगर हमारे अहंकार का पीक ही हमारे पतन का ट्रिगर है, तो क्या हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा, जिसे हम फ्री विल कहते हैं, क्या वो सिर्फ एक भ्रम है? ओह, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या इंसान केवल एक अनजाने चक्र का हिस्सा है जो अपनी ही तय धुरी पर घूम रहा है, या क्या हमारी आज की ये अवेयरनेस उस चक्र की दिशा को सच में हमेशा के लिए बदल सकती है? क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं? वही तो, क्या हम सिर्फ एक लिखे हुए नाटक के पात्र हैं जो सोच रहे हैं कि वो खुद अपने डायलॉग लिख रहे हैं, या हमारे हाथ में असल में कोई कलम मौजूद है? ये नियति और स्वतंत्र इच्छा यानी डेस्टिनी और फ्री विल के बीच का वो शाश्वत संघर्ष है जिसे सुलझाना शायद मानव मस्तिष्क के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सदियों से दार्शनिक इस पर बहस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सवाल अपने आप में इतना वजन रखता है कि इस पर कई और विश्लेषण किए जा सकते हैं। और इसी भारी लेकिन बहुत ही जरूरी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। इस बात पर विचार करना जरूर बनता है कि जब किसी इंसान का टाइम खामोशी से आकार ले रहा होता है, तो उसमें उसके आज के अवेयरनेस और फैसलों की क्या भूमिका होती है। बहुत ही शानदार चर्चा रही। इस चर्चा में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।